गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं। तो आज की हमारी चर्चा है वो है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट हैं, एक है सिक्योरिटी एनालिसिस और दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिक्योरिटी किसे कहते हैं? सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। वैसे परिभाषा बहुत लंबी है, डेरिवेटिव भी आज की डेट में सिक्योरिटी की परिभाषा में आते हैं। तो इन जनरल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। एनालिसिस से मतलब क्या है? उनकी प्राइसिंग ढूंढना। तो सिक्योरिटी एनालिसिस किससे संबंधित है? सिक्योरिटी एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग आउट राइट प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। एक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स का, एक सिक्योरिटी का सही प्राइस क्या होना चाहिए। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दोस्त, जब हम बहुत सारी सिक्योरिटी मिला लेते हैं तो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। वैसे जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटी ही हों, लेकिन हम जनरली ऐसे सोचते हैं हमारे पोर्टफोलियो में एक सिक्योरिटी या एक से ज्यादा सिक्योरिटी हो सकती है। पोर्टफोलियो मतलब होता है, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें, बैग, थैला, हमारे बैग में क्या है? तो हमारे बैग में दोस्त क्या हो सकता है? एक शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो इन सबको मैनेज करना ही पोर्टफोलियो मैनेज है, यानी सिक्योरिटीज को मैनेज करना ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज को हम पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। तो हमारी चर्चा दोस्त इसी पे है, और हम इन जनरल सीधे शब्दों में अगर हम कह दें तो इसका मतलब हमारी चर्चा है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, कैसे उसे दोस्त रिव्यू करना चाहिए, ये हमारा इस चैप्टर में लर्निंग है दोस्त। लिखिए नंबर 1, सिक्योरिटी एनालिसिस is concerned with finding out price of security, price of a security। सिक्योरिटी इंक्लूड्स, मैं इंक्लूड्स कहूंगा दोस्त, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स एक्सेट्रा। इन चीजों की प्राइसिंग से संबंधित है। यहां पे एक शब्द और एक्सप्लेन करना रेलिवेंट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। यानी दोस्त, इनकी प्राइसिंग हम क्यों ढूंढते होंगे? हम प्राइसिंग इनकी इसीलिए ढूंढते होंगे ताकि हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज पुटिंग मनी with a view to obtain return which may be in the form of interest, dividend, rent, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल ग्रोथ बोल सकते हो आप, और एनी कॉम्बिनेशन, यानी एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे डालना इस इरादे से, इस नजरिए से कि हमें रिटर्न मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? बदले में कुछ मिलेगा। रिटर्न मतलब बदले में कुछ मिलेगा। और बदले में किस फॉर्म में मिल सकता है? इंटरेस्ट, ब्याज की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, रेंट, किराए की फॉर्म में, या कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल एप्रिसिएशन, 10 रुपए का खरीदा 12 का हो गया। तो सिक्योरिटी एनालिसिस कंसर्न है बेसिकली इन्वेस्टमेंट से, यानी हमें दोस्त इन्वेस्टमेंट करना सीखना है इस चैप्टर में। और इसीलिए हम एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि कौन सी सिक्योरिटी ऐसी हैं जिन्हें हमें खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए तो किस भाव पे खरीदना चाहिए। तो हमारी एनालिसिस उसी से दोस्त रिलेटेड है।
फिर उनका कलेक्शन करना, उन्हें सेलेक्ट करके बाय करना, मैनेज करना, ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है। जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के, ठीक है। दूसरा मैं नाम दे देता हूं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस, इसके दो पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और एक को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है? फाइंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर सिक्योरिटी। किसी की मिनिमम प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए, लीस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, वो फंडामेंटल एनालिसिस आते हैं। इसका मतलब क्या है? पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। इसका सिर्फ मतलब होता है प्राइस फ्यूचर पास्ट में क्या रहे थे और वॉल्यूम क्या रहे थे, यानी किस किस प्राइस पे कितने कितने शेयर कैसे कैसे मूव करते हैं। तो हम देखते हैं इस प्राइस पे क्या वॉल्यूम था, इस प्राइस पे क्या वॉल्यूम था, इस पे क्या वॉल्यूम था, इस पे क्या वॉल्यूम था। यानी सिंपली ये एक ट्रेंड ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है टेक्निकल एनालिसिस, यानी यह ट्रेंड ऑब्जर्वेशन। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, बॉलिंजर बैंड, ऐसे बहुत सारे, मूविंग एवरेज बोलते हैं हम, 5 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, पता नहीं कितने सारे, 200 डे, 50 डे, 100 डे, बड़े सारे पॉपुलर हैं। तो वो उन्हें शॉर्ट में हम DEMA बोलते हैं, डेमा। ठीक है, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एनालिसिस प्योरली पास्ट प्राइस और पास्ट वॉल्यूम के आधार पे है। यहाँ पे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी किसकी है, कौन मालिक है, किस सेक्टर में बिलोंग करती है, किस देश में है, कोई मतलब नहीं है। रैंडम एनालिसिस है ये एक शेयर के प्राइस और वॉल्यूम की। ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी शेयर जो है वो रैंडम नहीं चलता है, उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निकल फैक्टर काम करते हैं। जैसे टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं, वो उसके प्राइस और वॉल्यूम से पता चलता है। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, मतलब वो प्राइस जिसे वो पार करने में दिक्कत होती है, अगर वो उस प्राइस को पार कर जाता है तो उसमें अचानक तेजी आती है। कोई ऐसा लेवल जिसे वो तोड़ जाता है, नीचे चला जाता है उस लेवल से, तो उसमें अचानक बिकवाली आ जाती है। तो ऐसे ढेरों एनालिसिस हैं जिन्हें हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसमें हम चार्ट्स की भी मदद लेते हैं, ऐसे चार्ट्स एनालाइज करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं इसमें बारीक, जो हम डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में बताते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस के 3 भाग हैं। सबसे पहले इसमें आता है इकोनॉमी एनालिसिस, फिर इसमें आता है इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, और फिर तीसरा इसमें आता है कंपनी एनालिसिस। ये इसके 3 भाग हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं कि प्राइस और वॉल्यूम के आधार पे कैसे तय किया जाएगा कि इसका रेट क्या होना चाहिए, ये कहां तक जा सकता है, कहां से ये पलट जाएगा, किस लेवल से नीचे नहीं जाने की संभावना है। तो इसमें प्योरली दोस्त थ्योरी काम करती हैं और वो चार्ट की मदद से काम करती हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से काम करते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं। कोई फंडामेंटल फैक्टर्स में काम नहीं करता। जब हम किसी भी अच्छे शेयर सिक्योरिटी के फाइंडिंग की बात करते हैं तो हम इन 3 प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इकोनॉमी एनालिसिस। इकोनॉमी मतलब एक एरिया, एक ज्योग्राफी, एक देश आप कह सकते हैं, या
आप कलेक्टिवली एक से ज्यादा देश को भी इकोनॉमी बुला सकते हैं, जैसे एशिया हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गए। तो सबसे पहला होता है हमारा ये फाइंड आउट करना कौन सी इकोनॉमी अच्छी है। इकोनॉमी कैसे पता लगेगा कौन सी वाली अच्छी है, उसके कई इंडिकेटर हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बताते हैं आपको कि हाँ ये इकोनॉमी सबसे अच्छी होगी, जिनमें आपने सुना होगा जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहला फैक्टर होता है जीडीपी। हम देखते हैं किस इकोनॉमी की जीडीपी कितनी ज्यादा ग्रो करती है, तो वो इकोनॉमी सबसे अच्छी मानी जाती है जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है। सबसे पहला फैक्टर जो अट्रैक्ट करता है किसी भी व्यक्ति को पैसे लाने के लिए वो होता है दोस्त जीडीपी। जीडीपी का मतलब है पूरे देश की आमदनी। पिछले साल कितने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे, इस बार कितने हैं। दूसरा होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर कह सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है। मैं नेशनल लेवल पॉलिसी की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी नेशनल लेवल पे, ठीक है। नेशनल लेवल की पॉलिसी कौन सी होंगी, इसमें आपकी फॉरेक्स पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिस्कल डेफिसिट, ये ऐसी ऐसी चीजें दोस्त इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती हैं। सरकार की क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, क्या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है कि कोई व्यक्ति पैसे लेके तो आता है, पता चला वो लेके नहीं जा सकता, तो वो दोस्त क्यों आएगा इन्वेस्ट करने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इकोनॉमी एनालिसिस जिन्हें हम बोलते हैं इसमें आते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा ये देखना कि कौन सी इकोनॉमी अच्छी है, कौन सी ज्योग्राफी अच्छी है जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कौन सा देश अच्छा है इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये भी देखा जाता है पॉलिटिकली कितना स्टेबल है कंट्री। मतलब ऐसा ना हो कि किसी ने इन्वेस्ट किया, सरकार बदल गई तो कानून बदल गए तो फिर किसी की इन्वेस्टमेंट फंस गई। तो इसलिए दोस्त बहुत सारे फैक्टर हैं जो देखे जाते हैं उससे पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और सबसे पहला फैक्टर इसीलिए दोस्त इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है। और क्या होगा, टैक्सेशन सिस्टम कह सकते हैं आप। ये बेसिकली क्या है, मैक्रो फैक्टर जिन्हें बोलते हैं आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होते हैं। और भी है दोस्त, लिस्ट लंबी है। तो ये फैक्टर हैं जो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी इकोनॉमी अच्छी है। इंडस्ट्री, जब हमें पता लगा हाँ इंडिया एक अच्छा देश है, ठीक है, इंडिया सबसे अच्छी इकोनॉमी है, सरकार 5 साल चलेगी, ठीक है, सरकार की पॉलिसी भी है मेक इन इंडिया, लो जी 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट है, यही रहेंगे नरेंद्र मोदी। उसके बाद दोस्त दूसरा फैक्टर हमने देखा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जीडीपी जो है वो पूरे एशिया में सबसे तेज है, तो जीडीपी भी बहुत अच्छी है, सरकार की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है मेक इन इंडिया, ठीक है। टैक्सेशन में रैशनलाइज किया है सरकार ने, कहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे कम लगाएंगे, इंडिया में आके बनाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, हम टैक्स भी कम लगाएंगे। तो और भी बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। फॉरेक्स पॉलिसी फेवरेबल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी फेवरेबल है, ठीक है, सब कुछ फेवरेबल है, देश अच्छा है, मतलब इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्त आगे चलते हैं हम, अगला स्टेप होगा हमारा इंडिया में इंडस्ट्रीज को फाइंड आउट करना। इंडस्ट्री मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करती होगी। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनी बिलोंगिंग टू सेम सेक्टर, ग्रुप ऑफ कंपनीज बिलोंग्स टू सेम सेक्टर, ठीक है, तो उन्हें इंडस्ट्री कहा जाता है। मतलब वो कलेक्टिव ग्रुप जो किसी एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिया में आप आए और आपने देखा यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन आता है, ऑटोमोबाइल यानी कार बनाने वाली, प्लस एंसिलरी, एंसिलरी कौन हो गए उसके साथ, उसके पार्ट्स बनाने वाली, जैसे टायर, इंजन, गियर एक्सेट्रा। तो
तो आपने देखा भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की अच्छी है, एक इंडस्ट्री हो गई। ऐसे ही आपने देखा इंडिया में बैंक्स भी बहुत हैं, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया। आपने देखा इंडिया में तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी बहुत है, एनबीएफसी जिन्हें बोलते हैं, एनबीएफसी। ऐसे ही चौथा फैक्टर, चौथी इंडस्ट्री आपने देखा इंडिया में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, एफएमसीजी, ब्रेड, बिस्किट, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा, जो इमीडिएट कंज्यूम होने वाली आइटम है वो वाली इंडस्ट्री, ठीक है। और कौन कौन सी इंडस्ट्री है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, घर बना बना के बेचने वाली कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सड़क बना बना के, बिजली बना के बेचने वाली कंपनी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। ऐसे दोस्त ढेरों इंडस्ट्री हैं, शुगर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऐसे दोस्त ढेरों इंडस्ट्री है इंडिया में। तो इसमें कौन सी इंडस्ट्री अच्छी होगी, हमारा सेकंड स्टेप ये होता है। तो पहला स्टेप होता है इकोनॉमी फाइंड आउट करना, फिर दूसरा स्टेप होता है इंडस्ट्री फाइंड आउट करना। जैसे दोस्त इंडस्ट्री में हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्री में हम देखते हैं वहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या हुआ, वहां लेबर मैनेजमेंट के झगड़े कैसे हैं। जैसे अगर आप इंडिया में शुगर इंडस्ट्री में चले जाइए तो अक्सर वहां दोस्त देखने को मिल जाएगा लेबर वालों ने काम बंद कर दिया, ठीक है, मैनेजमेंट ने ताला लगा दिया। तो दोस्त कोई व्यक्ति ऐसी इंडस्ट्री में पैसे क्यों डालेगा जहां पे अनसर्टेनिटी हो। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। और क्या, डिमांड सप्लाई, उस इंडस्ट्री में डिमांड कैसी है और उसकी सप्लाई कैसी है। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जितने भी एफएमसीजी बनाने वाली कंपनी है उनकी डिमांड हमेशा ही रहेगी इंडिया जैसे देश में, जहां 130 करोड़ भारतीय रहते हों। वो सबसे पहले उठ के दोस्त क्या मांगेंगे, लाओ चाय लाओ, फिर नाश्ता लाओ, फिर खाना लाओ, फिर रात का खाना लाओ। दोस्त 4 बार तो खाएंगे ही खाएंगे। और दोस्त ये तो नॉर्मल रूटीन है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो अलग बात है। तो दोस्त ऐसी इंडस्ट्री जो दोस्त हर रोज हर दिन में 4 बार मांगे बंदा, तो इसलिए दोस्त उसकी डिमांड तो हमेशा ही रहेगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, आप कह सकते हो अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो उसे पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, पैसे होंगे तो कार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या एफएमसीजी भी ऐसा है? नहीं, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए दोस्त इंडस्ट्री एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हमेशा ही रहेगी, सप्लाई जिनकी कांस्टेंट है, कम है। फिर हम उसमें सोर्ट एनालिसिस करते हैं, SWOT, सोर्ट, स्ट्रेंथ क्या है उसमें, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है। थ्रेट में हम देखते हैं कोई नया कॉम्पिटिटर आके सबको साफ तो नहीं कर देगा, जैसे जियो आया सबको साफ कर गया। तो इस तरीके से हम सोर्ट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है उस इंडस्ट्री की कमजोरियां क्या है, उस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है। जैसे दोस्त इंडिया में शुगर इंडस्ट्री है, ये बड़ी खराब इंडस्ट्री है, हर तरीके से खराब इंडस्ट्री है। कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में पैसे लगाना ही नहीं चाहता। इसलिए कभी आप गौर करें तो शुगर इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स हैं वो हमेशा पिटे हुए रहेंगे, बहुत सस्ते रेट पे मिल जाएंगे। ये तो भला हो उसका जिसे आप मोलेसिस बोलते हैं कि मोलेसिस ने इन कंपनियों के फिर भी कुछ दिन सुधार दिए। अदरवाइज दोस्त शुगर इंडस्ट्री में सबसे पहला फैक्टर बताया इंडस्ट्रियल रिलेशन, बड़े पुअर हैं, लेबर से काम कराना पड़ता है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर मैं शुगर को के साथ में आईटी इंडस्ट्री को रखूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को, कभी आज तक आपने कोई डिस्प्यूट ही ना सुना हो शायद आईटी इंडस्ट्री में। हाँ, अगर सुना हो तो बड़े हाई लेवल पे सुना होगा, सीईएफ को लेके, सीईओ को लेके, इतने बड़े लेवल पे। पर कभी ऐसा ना होगा कि लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट है ना। सीईओ सीएफओ लेवल पे, बोर्ड लेवल पे थोड़ा बहुत हो सकता है, पर नीचे जूनियर लेवल पे कभी कोई नहीं, बड़ा स्मूथ रिलेशन है। दूसरा, शुगर इंडस्ट्री की और कमी बताता हूँ, कैपिटल इंटेंसिव भी है, मतलब पैसे भी बहुत चाहिए, लेबर भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। एज कंपेयर टू आईटी, ना दोस्त लेबर चाहिए ज्यादा, ना कैपिटल चाहिए। तीसरी दिक्कत दोस्त, लेबर वो बताई इंडस्ट्रियल वाली, कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, लेबर भी ज्यादा चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर, सरकार कहती है
इनपुट जो कि शुगर केन है, सरकार कहती है इतने रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, यानी लेट से 5 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन 5 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। उसे प्रोसेस करने के लिए 15 रुपए 1 किलो पे खर्च हो जाएंगे मेरे। पता चला मेरी चीनी बन के आई 20 रुपए किलो, तो मैंने शुगर केन खरीद के उसे प्रोसेस किया, शुगर बनाई, और दोस्त 20 रुपए किलो कॉस्ट मेरी तैयार हो गई। 20 रुपए की कॉस्ट में मेरी 1 किलो शुगर तैयार हुई लेट से। सरकार कहती नहीं, इसे 20 रुपए 50 पैसे से ज्यादा नहीं बेच सकते। अरे ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि दोस्त ये भी आम आदमी के काम आने वाली चीज है, तो इसलिए महंगा नहीं बेच सकते। ये शुगर केन जो खरीदा है 5 रुपए किलो में, उसे सस्ता नहीं खरीद सकते, क्योंकि सरकार चाहती है फार्मर की इनकम डबल हो जाए। फार्मर की इनकम तब डबल होगी जब उनका जो प्रोडक्ट है वो डबल रेट पे खरीदा जाए। डबल रेट पे खरीदा जाए तो शुगर इंडस्ट्री मारी जाती है। तो इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल महंगा खरीद के आउटपुट सस्ता बेचना पड़ेगा। इसीलिए कभी आप नोटिस करना, शुगर इंडस्ट्री में कोई भी हमारे देश का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ही नहीं। कोई आप बड़ा घराना, बड़ा ग्रुप देखें, उनमें आप ढूंढें कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो शुगर इंडस्ट्री चलाता है। और जबकि ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में कंज्यूम होता है। दिन में दोस्त 4 बार तो मिनिमम हम चाय पीते ही पीते हैं। तो दोस्त ऐसा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी कोई इसमें पैसे लगाने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलो, क्योंकि इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब मेरी कैपिटल जो मैंने लगाई थी उस पर मेरे लिमिटेड रिटर्न मिलेंगे मुझे। अब आप आईटी से कंपेयर करो, क्या दोस्त आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप इससे महंगा नहीं बेच सकते? आपकी मर्जी, आप 10 रुपए में बेचो, आप 500 रुपए में बेचो। तो इसलिए दोस्त इस बात से फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप दवाई वाली इंडस्ट्री की बात करें, यानी जिसे आप बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कई बार रेस्ट्रिक्शन लगा देती है सरकार। जब उसे लगता है कि नहीं ये दवाई अवेलेबल नहीं है, तो वो कंपनियों से दवाई की सप्लाई रुकवा देती है। कहती नहीं, पहले एक गरीब आदमी को दवाई दी जाए, हम कंट्रोल रेट पे खरीदेंगे। सरकार जोर जबरदस्ती करके सस्ते रेट पे खरीद लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे भी दोस्त रेस्ट्रिक्शन है, हम अपनी कैपिटल पे लिमिटेड रिटर्न ही अर्न कर पाते हैं। तो इसलिए ये इंडस्ट्री एनालिसिस का पार्ट होता है, और इसमें भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी सर यहाँ पे भी लिखा था, आपने यहाँ पे भी लिखा था, ये मैंने नेशनल लेवल पे लिखा था, तो सर यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखूंगा इंडस्ट्री लेवल पे सरकार की क्या पॉलिसी है, और इससे नीचे लेवल पे पॉलिसी, कंपनी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं होती है सरकार की। सरकार की इंडस्ट्रियल लेवल पे पॉलिसी होती है। जैसे सरकार की पॉलिसी है इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन को लेके कि भाई ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी होनी चाहिए, सिविल एविएशन को लेके पॉलिसी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, सिविल एविएशन इंडस्ट्री कौन सी हुई? जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, उन कंपनियों को सिविल एविएशन इंडस्ट्री में कहा जाता है। तो इंडस्ट्री लेवल पे क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरियां हैं, कौन अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, थ्रेट्स ज्यादा दिखते हैं। इसीलिए दोस्त ये इंडस्ट्री कभी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाई। और कौन सी इंडस्ट्री है जो बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर को? सबसे ज्यादा इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है बैंकिंग इंडस्ट्री से। क्योंकि दोस्त कोई भी व्यक्ति आए, वो लोन लेने के लिए आएगा ही आएगा, चाहे वो जो मर्जी इंडस्ट्री लगाए, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री लगाए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्लांट लगाए, चाहे वो दोस्त आईटी वाली कंपनी खोले, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसे बैंक से वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं कहूंगा सबसे पहला वास्ता ही उसका बैंक से पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो काम शुरू करने से पहले खाता खुलाएगा, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं बैंक की इनकम वहीं से जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए दोस्त बैंकिंग इंडस्ट्री बड़ा अट्रैक्ट करती है कस्टमर इन्वेस्टर को। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर इंडस्ट्री एनालिसिस में कंसीडर किए जाते हैं। हम देखते हैं कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, सर्विस में है कि मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री एनालिसिस कहलाता है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन बहुत ज्यादा रेलिवेंट है नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है, इतना थ्योरी में डिटेल आपको कोई केस स्टडी टाइप नहीं आता है। तीसरा हमारा होता है वो होता है कंपनी एनालिसिस। आउट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी, यानी इंडस्ट्री में से कोई एक कंपनी सेलेक्ट करना, ये कंपनी एनालिसिस कहलाता है। तो ये है पूरा देश, ये है उस देश के छोटे छोटे हिस्सों में से उठाई गई ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसे आप इंडस्ट्री बोलते हैं। उन्हीं ग्रुप ऑफ कंपनीज में से आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है, ये हमारा कंपनी एनालिसिस है।
जैसे आपने दोस्त आपने कम से कम इतना तो सीखा कि हाँ चलो दो इंडस्ट्री हमें बड़ी पसंद आई। कौन सी पसंद नहीं आई? हमें नहीं पसंद आई शुगर इंडस्ट्री। कौन सी हमें पसंद आई? नंबर 1 एफएमसीजी हमें पसंद आया। दूसरा हमें कौन सा पसंद आया? हमें सर आईटी भी पसंद आया। तीसरा हमें बैंक भी पसंद आया। बिल्कुल तीसरा दोस्त, बिल्कुल ये टॉप इंडस्ट्री है जो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। प्रैक्टिकली सोचिए, क्या दोस्त ह्यूमन बीइंग खाने के बिना रह सकते हैं? इम्पॉसिबल। दूसरा, क्या दोस्त ह्यूमन बीइंग आईटी के बिना रह सकते हैं? जी नहीं। आप दोस्त हर 5 मिनट बाद तो मोबाइल फोन चेक करते हैं, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया। हर 10 मिनट में देखते हैं इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं तो चलो फेसबुक चेक करते हैं। फेसबुक पे कुछ नहीं है तो चलो व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आईटी के बिना भी आज की डेट में नहीं रह सकते। एक बार को फूड के बिना रह सकते हैं पर इनके बिना नहीं रह सकते। तीसरा बैंक, बैंक के बिना भी नहीं रह सकते दोस्त। 3 इंडस्ट्री बेस्ट हमेशा जो रहेंगी रहेंगी, एवरग्रीन। इसलिए कभी ऑब्जर्व करना, इन्हीं इंडस्ट्री के शेयर हमेशा दौड़ते रहते हैं। ठीक है, बाकी इंडस्ट्री जो होती है वो साइक्लिक होती है। मतलब ठीक है, अभी डिमांड बढ़ गई है, फिर कम हो गई है, फिर बढ़ गई है, फिर कम हो गई है। बाकी इंडस्ट्री हमेशा साइक्लिक होती है। कॉन्टिन्यूअस चेन वाली दोस्त यही होती है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होती है, गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, तो उसका नेचुरल आउटकम है कि पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा। ठीक है, टायर भी ज्यादा घिसेंगे। तो कहीं ना कहीं कार ज्यादा बिकती हैं तो एंसिलरी इंडस्ट्री को फायदा होता है और ऑयल इंडस्ट्री को फायदा होता है। ऑयल में भी दोस्त 2 प्रकार की हैं। वो कंपनी जो तेल एक्सप्लोर करती हैं और वो जो प्रोसेस करके आगे बेचती हैं, जिसे हम रिफाइनिंग बोलते हैं। तो ऑयल में भी दोनों को फायदा होता है, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोल पंप वाली ओएमसी बोलते हैं बेसिकली हम, ऑयल मार्केटिंग कंपनी बेसिकली कहा जाता है। तो दे मार्केट द ऑयल। तो कहने का मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कोलेट्रल हैं ये, जो इसके साथ साथ चलते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है तो हमेशा बैंक को भी फायदा होता है। बैंक को हमेशा ही फायदा होता है कोई भी इंडस्ट्री चले। जैसे लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो 80-90% फाइनेंस करा के ही खरीदते हैं। तो इसलिए नेचुरल आउटकम है कि बैंक चलेंगे ही चलेंगे। तो इसलिए 3 इंडस्ट्री दोस्त सबसे अच्छी मानी जाती हैं, आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग इंडस्ट्री। लेकिन आईटी में भी दोस्त ढेरों चॉइस है मेरे पास। अगर मैं आईटी इंडस्ट्री में फाइंड आउट करना शुरू करूं तो मेरे पास सबसे पहले टीसीएस का नाम आता है, फिर इन्फोसिस का नाम आता है, फिर विप्रो का नाम आता है, फिर एचसीएल का नाम आता है, टेक महिंद्रा का नाम आता है। ये तो मैंने आपको टॉप 5 बताए हैं। ऐसे ही दोस्त अगर मैं एफएमसीजी में जाता हूं तो मेरे पास एचयूएल का नाम आता है, डाबर का नाम आता है, ब्रिटानिया का नाम आता है, मैरिको का नाम आता है। ठीक है, और सर आईटीसी का नाम आता है। ऐसे दोस्त मेरे पास बहुत सारे नाम आते हैं। गोदरेज कंज्यूमर का नाम आता है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा खरीदा जाए। बैंक में जब मैं जाता हूं तो मेरे पास बैंक के भी ढेरों नाम सामने आ जाते हैं। बैंक में सबसे पहले मेरे पास नाम आता है एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक कब खरीदा जाए, दिस इज द एनालिसिस ऑफ कंपनी। कौन कंपनी इनमें सबसे अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी होने के बावजूद भी उसका प्राइस कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीसीएस का शेयर हमने 5000 रुपए पे खरीद लिया, बहुत महंगा खरीद लिया दोस्त, वो भाव पता नहीं कब आएगा दोबारा। तो एक सही टाइमिंग सेलेक्ट करना, एक सही कंपनी सेलेक्ट करना, ये हमारी कंपनी एनालिसिस कहलाता है। और जब हम कंपनी एनालिसिस की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं इन सब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे प्लस इनके ब्रांड के बेस पे। ब्रांड मतलब कंपनी की गुडविल क्या है, कंपनी की वर्थ क्या है, कंपनी की ग्लोबल इमेज क्या है, उसके आधार पे कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सारे फैक्टर हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं, कौन कंपनी अपने एसेट पे सबसे ज्यादा रिटर्न अर्न करती है, ROA रिटर्न ऑन एसेट। कौन कंपनी ऐसी है जिसकी एसेट टर्नओवर सबसे ज्यादा है। एसेट टर्नओवर मतलब क्या एसेट बेच देती है, नहीं। कौन कंपनी ऐसी है जो 100 रुपए के एसेट खरीद के 200 रुपए की सेल अचीव करती है। कौन कंपनी ऐसी है जो 100 रुपए के एसेट पे 300 रुपए की सेल अचीव करती है। तो वो कंपनी अच्छी होगी जिसके एसेट कम वैल्यू के हों, टर्नओवर ज्यादा हो। कौन कंपनी ऐसी है जो ROE ज्यादा अर्न करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी। कौन कंपनी ऐसी है जो EPS ज्यादा अर्न करती है, अर्निंग पर शेयर। कौन कंपनी ऐसी है जो डिविडेंड ज्यादा बांटती है। कौन कंपनी ऐसी है जिसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी क्लोजली हेल्ड जिसे हम बोलते हैं।
जैसे टीसीएस, टीसीएस में 70% शेयर प्रोमोटर ग्रुप के पास है, यानी कि टाटा ग्रुप के पास है। अगर मैं उसका कंपैरिजन इन्फोसिस से करूं तो इन्फोसिस हर मामले में बहुत अच्छी है, लेकिन यहां आके एक उसमें कमजोरी हो जाती है। वो कमजोरी है कि इन्फोसिस के जो शेयर होल्डर हैं वो वाइडली स्कैटर्ड हैं। उसमें मैनेजमेंट जो उसका है, उसमें प्रोमोटर ग्रुप जो इन्वॉल्व है उसके पास बड़ी छोटी सी शेयर होल्डिंग है, 5-10% मात्र। इसलिए दोस्तों इन्फोसिस में अक्सर आपने उथल पुथल मैनेजमेंट में देखी भी होगी एज कंपेयर टू टीसीएस, जिसमें दोस्त कहीं कोई उथल पुथल है ही नहीं। पिछले 20 ईयर्स से कहीं कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, क्योंकि टाटा ग्रुप सेलेक्ट करता है भाई हम बताएंगे कौन व्यक्ति इस कंपनी को चलाएगा, और वो सबसे अच्छा टैलेंट ढूंढ के लाते हैं। और दोस्त जो 70% शेयर होल्डर ढूंढ के लाएंगे उसे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, लेकिन जो 20% ढूंढ के लाएंगे, 20% वाले शेयर होल्डर, उसे ऑब्वियसली अदर पार्टी चैलेंज कर सकती है। तो इसलिए हमेशा ही डिस्प्यूट में रहता है इन्फोसिस का मैनेजमेंट, जो कई बार इसी वजह से इन्फोसिस का शेयर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एज कंपेयर टू टीसीएस। तो हमारा यहाँ पे दोस्त फाइंडिंग होता है कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे हम ये देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसमें डेट ज्यादा लगा हुआ है। तो ऐसे इंडस्ट्री के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पे हम एनालाइज करते हैं कि ये कंपनी पूरी इंडस्ट्री में ऐसी है जिसका सबसे सस्ता शेयर है, इसका प्राइस मिनिमम इतना होना चाहिए। तो कंपनी इंडस्ट्री में यहाँ पे इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको जितने नाम याद आते हो आप लिख सकते हैं, आरओए, आरओई, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, एसेट टर्नओवर, जो नाम याद आए, डेट इक्विटी, कैपिटल गेयरिंग, व्हाटसोएवर। तो लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्त इसकी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, कौन सी कंपनी मजबूत कंपनी में है, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, और उसमें भी हमें उसका प्राइस क्या देना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। तो बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के आपको रिसर्च करने वाले लोग मिल जाएंगे। इक्विटी रिसर्च जिसे कहा जाता है, क्या नाम दिया, इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च का मतलब हुआ इक्विटी शेयर फाइंड करने वाले लोग, वो लोग जो इक्विटी शेयर में सर्च करते हैं कौन सा शेयर अच्छा होगा, कौन सा अच्छे से आगे चल के परफॉर्म करेगा। तो वो भी दो प्रकार के हैं, एक को हम फंडामेंटल एनालिसिस्ट बोलते हैं, दूसरे को हम टेक्निकल एनालिसिस्ट बोलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों हैं। फंडामेंटल एनालिसिस्ट हमेशा इस प्रकार की बात करते हैं कि अपने पीयर में, अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये शेयर आउट परफॉर्म करेगा, मतलब ये सबसे अच्छा रेस्पॉन्स देगा, सबसे अच्छा रिटर्न देगा। जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं वो कुछ नहीं बताते, वो दोस्त कभी फंडामेंटल की बात नहीं करेंगे कि इस कंपनी पर डेट कितना है, मैनेजमेंट क्या है, सेल्स टर्नओवर क्या है, ईपीएस क्या है, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे, और वो ये कि आप इस प्राइस पे बाय करिए, इस प्राइस तक जाएगा, यहां बाय करके यहां सेल कर दीजिए, इतने का स्टॉप लॉस लगाइए, इतने का टारगेट प्राइस है। तो वो सिर्फ प्राइस वॉल्यूम को देखते हैं, और उनके लिए ए से जेड कोई भी शेयर हो सकता है, एनी कैटेगरी ऑफ शेयर दे कैन बाय, दे कैन सजेस्ट टू बाय एनी कैटेगरी ऑफ शेयर। पर जो फंडामेंटल एनालिसिस्ट है वो आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाली कंपनी के खरीदने की सलाह देगा। तो यही दोस्त हमारा पूरा सिक्योरिटी एनालिसिस कहलाता है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस के दो विंग हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। ठीक है जी, चलिए हमें लेकिन दोनों पढ़ने होते हैं। फंडामेंटल हमने पूरे डिस्कस कर डाले आपसे दोस्त, टेक्निकल हम थोड़े थोड़े करके आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक लाइन आप याद रख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस एंड पास्ट वॉल्यूम। ये बिहेवियर एनालिसिस है, बेसिकली ट्रेंड ऑब्जर्व करके बताया जाता है कि किस ट्रेंड में है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है कि अपवर्ड ट्रेंड में है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस की। पोर्टफोलियो एनालिसिस।
सॉरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, चलो एनालिसिस नहीं मैनेजमेंट नाम डालो। पोर्टफोलियो मीन्स selection of securities and their continuous shifting with a view. Portfolio means selection of securities and their continuous shifting, उन्हें चेंज करना, बदलते रहना, खरीदना, बेचना, with a view to obtain higher return. Following are basic objectives of portfolio management. Number 1, higher return. Return means income. Gain from holding of a security. दूसरा, lower risk. Risk means change in expected return. That is variation from expected income. ठीक है, रिस्क लोएस्ट होना चाहिए, मतलब मैं सोचता हूं 10 रुपए मिलेंगे तो वो 10 रुपए में से 8 मिले, 5 मिले, 4 मिले, वो कम से कम होना चाहिए। अगर मैं सोचता हूं 10 मिलेंगे तो मुझे 10 ही मिलने चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। मूल, जब हमने 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि 100 डाल के कम से कम 100 तो मिले। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल मीन्स टू गेट एट लीस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। चौथा ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी। एज एंड व्हेन required, as and when required, portfolio can be converted into cash। ठीक है, जब चाहे तब हम अपने पोर्टफोलियो को कैश में कन्वर्ट कर सकें, इन कैश कर लें, मतलब हमें पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि पैसे की जरूरत दोस्त कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है, कह के तो आएगी नहीं। तो अचानक में दोस्त जो हमने पोर्टफोलियो बनाया था, हो सकता है हमें उसे बेचने की रिक्वायरमेंट आ जाए और पता चला हम उसे बेच नहीं पाएंगे। बेचा तो लेकिन सब्सटेंशियल लो पे बेचा, 100 का खरीदा था 70 में बेचा, इसलिए कोशिश ये रहती है कि 100 का 100 कभी भी मिल जाए। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। लिक्विडिटी, एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है, कई बार हमारा वो होता है टैक्स सेविंग्स। समटाइम्स इन्वेस्टमेंट्स यानी कि पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर मेड विद अ व्यू टू सेव टैक्स।
ठीक है, कई बार हमारा इरादा ये भी होता है कि हम टैक्स एडवांटेज ले लें। थ्योरी ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो इज गिवन बाय हैरी मार्कोविस्ट। ठीक है, मॉडर्न पोर्टफोलियो की थ्योरी हैरी मार्कोविस्ट ने दी थी। इसे मार्कोविस्ट मॉडल भी कहा जाता है। मार्कोविस्ट मॉडल, ठीक है। इसके बारे में थ्योरी काफी लंबी सी है, वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको दोस्त नाम बताया इसका। जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी दी गई थी वो हैरी मार्कोविस्ट के द्वारा दी गई थी। इसे शॉर्ट में मार्कोविस्ट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके हिसाब से दो बातें हैं। वो दो बातें कौन सी हैं? एक है रिस्क और दूसरी है रिटर्न। रिस्क और रिटर्न। ये कहता है इन्वेस्टर को पसंद है कम रिस्क लेना और रिटर्न हाईएस्ट ऑब्टेन करना। ठीक बात है, हर कोई व्यक्ति चाहता है वो जो पोर्टफोलियो बनाए, वो जिस शेयर में इन्वेस्ट करे, जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे, उसमें रिस्क लीस्ट हो और रिटर्न हाईएस्ट हो। 10 रुपए इन्वेस्ट करके मुझे 20 मिले, 10 इन्वेस्ट करके मुझे 50 मिले, मैं उसमें ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन 10 रुपए मेरे डूबे ना, ये मेरी पहली चॉइस होगी। तो दोस्त ये कहता है कि इन्वेस्टर हमेशा एक रैशनल डिसीजन लेता है और वो डिसीजन किस पे बेस्ड है? रिटर्न रिस्क पे बेस्ड है। रिटर्न मतलब गेन, और वो दो तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो रिटर्न दो तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में। रिस्क मेजर किया जाता है वेरिएशन से। वेरिएशन मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। आप सोचते हैं 18% रिटर्न आएगा, ये कितना ऊपर कितना नीचे हो सकता है 18% से, दैट इज रिस्क। तो इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो को बनाता है, मतलब इन्वेस्टर जो शेयर सेलेक्ट करता है, वो कम रिस्क वाले और ज्यादा रिटर्न वाले सेलेक्ट करता है। यानी दोस्त उसकी चॉइस क्या रहती है? पहली चॉइस रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा। दूसरी चॉइस, अगर उसे लगता है कि दो शेयर में रिस्क बराबर बराबर है, यानी दोस्त ए और बी दोनों में रिस्क बराबर है, जैसे भी मेजर होता हो, इसमें ये दोनों में रिस्क बराबर है, तो वो ए और बी में किसे प्रेफर करेगा? वो उसे प्रेफर करेगा जिसमें रिटर्न बड़ा होगा। तो एक पर्टिकुलर रिस्क पे, एक डिफाइंड रिस्क पे, एक फिक्स्ड रिस्क पे वो हाई रिटर्न वाला शेयर सेलेक्ट करेगा। फिर ये क्या कहता है? अगर इन्वेस्टर को दो शेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें रिस्क डिफरेंट है, यानी ये अलग है, ये अलग है, लेकिन रिटर्न सेम है, रिटर्न इसमें ए और बी में दोनों में बराबर बराबर है, तो ए और बी दो शेयर है मेरे पास जिनमें रिटर्न दोनों में बराबर रहेगा, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा जिसमें रिस्क कम होगा। तो सेम रिटर्न पे कम रिस्क वाला, सेम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न वाला शेयर सेलेक्ट किया जाता है। इन्वेस्टर को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअल शेयर में कितना रिस्क है, बल्कि उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि जब वो इस शेयर को खरीदेगा, मिलाएगा अपने पोर्टफोलियो में, तो उसके रिस्क पे क्या फर्क पड़ेगा। वो जैसे जैसे शेयर ऐड करता जाता है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो ये देखता है कि इस शेयर के ऐड करने से उसके पोर्टफोलियो पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने एक शेयर ए में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने इसमें 50 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर मैंने बी शेयर और खरीदा, इसमें मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए। तो इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि इसे मिलाने से, अब मेरे पोर्टफोलियो में दो शेयर हो गए ए और बी, इसे मिलाने से, इसमें 100 रुपए डालने से क्या मेरे ओवरऑल रिस्क बढ़ गए या घट गए। तो इन्वेस्टर इस बात से संबंधित है, इस बात से चिंतित है कि किसी शेयर को मिलाने से
उसके पोर्टफोलियो के रिस्क बढ़ते हैं या घटते हैं, उसके रिटर्न बढ़ते हैं या घटते हैं। तो इन्वेस्टर देखता है पोर्टफोलियो के रिटर्न और पोर्टफोलियो के रिस्क। अगर शेयर मिलाने से रिटर्न बढ़ते हैं तो वो जरूर मिलाएगा, रिस्क कम होते हैं तो जरूर मिलाएगा। तो इन्वेस्टर ऐसे शेयर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है जिसमें उसके रिस्क घटते जाएं, रिटर्न बढ़ते जाएं। ये इन्होंने कहा था, जिसका नाम है मार्को बेस्ड मॉडल। ठीक है, इसकी कुछ असम्पशन है, आपको क्रक्स मैंने इसका बता दिया क्या है, थ्योरी में लिखना बाकी है। फिलहाल मैं चलूंगा अपनी दो इन्हीं की बातें दी हुई लेके, और वो है पहली जिसमें से है रिस्क और दूसरी जिसमें है रिटर्न। हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क। जैसा इन्होंने बताया, रिटर्न इज मेजर्ड बाय वेरिएशन, मतलब ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, ये डेविएशन जिसे बोलते हैं, डेविएशन वेरिएशन। तो मेरी यहीं से दोस्त बात शुरू होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। और दोस्त मैं दो बातें करूंगा, सबसे पहले रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है, ये मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। मार्को बेस्ड मॉडल क्या है, धीरे धीरे मैं जब पोर्टफोलियो की पूरी बात आपको बता दूंगा तब मैं आपको लिखवा दूंगा कि ये मार्को बेस्ड मॉडल ने ऐसे करके पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना बताया था। ठीक है, चलो risk and return from security। इसमें मैं ए पार्ट लिखता हूं, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। नंबर 1, एक्चुअल रिटर्न। परसेंट में निकाला जाता है। रिटर्न परसेंट में किसके बराबर आएगा? कैपिटल गेन लॉस कुछ भी हो सकता है, प्लस डिविडेंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स इनटू 100। एक्चुअल रिटर्न कितने परसेंट आया वो आपको कैसे पता लगेगा? आपने डिविडेंड कितना रिसीव किया या ब्याज कितना मिला, और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन कितना मिला या डेप्रिसिएशन कितना मिला। बोथ इंक्लूड्स गेन एज वेल एज लॉस। आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी थी, 1 साल के बाद वो 11 रुपए की हो गई है और आपको 50 पैसे उस पर डिविडेंड भी मिला, तो कुल कितना रिटर्न मिला? 10 के 11 हो गए, यानी 1, 50 पैसे का डिविडेंड भी ले लिया, यानी 50 पैसे डिवाइडेड बाय इन्वेस्ट कितना किया था? 10। तो 1 रुपए 50 पैसे मिले, 10 रुपए इन्वेस्ट करके रिटर्न हो गया 15%। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है एक्चुअल रिटर्न निकालने का। और ये कैसे निकाला जाता है? पास्ट से निकाला जाता है। पास्ट में यानी हमने कितने की इन्वेस्टमेंट की, कितना गेन मिला, कितना डिविडेंड मिला। दूसरा है रिटर्न एक्चुअल के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसके निकालने के 2 तरीके हैं, ए और बी। ये है पास्ट डेटा से और दूसरा है फ्यूचर डेटा से। पास्ट डेटा क्या है? पास्ट डेटा का मतलब है दोस्त आपको पिछले 4-5 साल के रिटर्न दिए गए होंगे और आपसे कहा जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न बता दो, तो आप क्या करेंगे? सम ऑफ रिटर्न्स कर लेंगे जो भी आपको दिए गए हैं, डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, यानी सिंपल मीन, सिंपल एवरेज। तो पास्ट डेटा से जो रिटर्न निकाला जाता है उसका मतलब होता है सिंपल मीन, एवरेज कर लिया जाता है। जैसे आपको दिया जाता है कि पिछले 4 साल में एक शेयर टीसीएस जिसकी ये रिटर्न है 18, 25, 5, 18, ये 4 रिटर्न पिछले 4 साल के हैं, तो सबको जोड़ दो डिवाइडेड बाय
4 कर दो, एक मीन रिटर्न पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसी का नाम है। मैं क्या रिटर्न की उम्मीद लगाऊं, तो मैं जो पास्ट में रिटर्न दिए गए हैं उनका सिंपल एवरेज लगा लेता हूं। दूसरा है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर डेटा से निकालना। ठीक है, इसे शॉर्ट में ना हम ऐसे ER भी लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ER। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न का सम। ठीक है, PI क्या है, PI है प्रोबेबिलिटी, और RS क्या है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है। कितने रिटर्न आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसे दोस्त मल्टीप्लाई करके सम कर लिया जाता है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाता है। तो 3 रिटर्न है मेरे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड पास्ट डेटा से, एक्सपेक्टेड फ्यूचर डेटा से, और एक्चुअल रिटर्न जो पास्ट में मैंने कमाया होगा वो क्या था। ये मेरे रिटर्न किसी भी सिक्योरिटी से निकाले जा सकते हैं, एक सिक्योरिटी से रिटर्न निकाले जा सकते हैं।